हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका राजन सीरीज। दोस्तों, इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इसमें प्रश्न संख्या 10। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 है, सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, कार्य बताइए। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं और इस परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुनाव होता है। तो दोस्तों देखिए, 5 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ये संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं और इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है और इसका सत्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने की है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद के क्या क्या कार्य हैं। इसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और इनकी जो भी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है उनको किस तरह से लागू किया जाए और जो भी प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्यवाही भी करना भी शामिल है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पूना समझौता के विषय में हमें जानना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस कार्य समिति द्वारा फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी को दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कांग्रेस समिति के द्वारा फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी को दिया गया था और गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। सविनय आंदोलन की घोषणा की गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा। और इसके पूर्व गांधी जी ने जनवरी 1930 में ब्रिटिश सरकार से 11 मांगे भी रखी थी और न पूरा करने पर 12 मार्च को नमक कानून के उल्लंघन के साथ इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के साथ की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 मांगे भी रखी गई थी लेकिन वो पूरा नहीं हुई थी और उसी मांग को पूरा ना करने के विरोध में ही 12 मार्च को नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत होती है दांडी यात्रा से और यहाँ पे देखिए इस आंदोलन की प्रमुख बातें क्या क्या थी। इसमें देखिए पहला नमक कानून तोड़ा जाए और दूसरा है विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए और तीसरा सरकार को कर ना दिया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी इस आंदोलन की। पहले में नमक कानून, दूसरे में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार यानी कि उनको जलाया जाए और तीसरा था सरकार को कर ना देना। शीघ्र ही ये आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया पर आंदोलन को कमजोर करने में सरकार को सफलता नहीं मिली। अतः लॉर्ड इरविन के प्रयासों से भारतीय समस्या को हल करने के उद्देश्य से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए जुलाई 1933 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए पूना समझौता। यह समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये पुणे की जो यरवदा जेल है, इसी जेल में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया था और यहाँ पर देखिए त्यागने के अलावा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। और इस समझौते से गांधी जी ने हरिजन नेता
गांधी जी, हरिजन नेता और सरकार तीनों से सहमत थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो समझौता था ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और इसमें देखिए इसके पहले, इस समझौते के पहले जो यहाँ पे दलित वर्ग है, इस वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल मिला हुआ था। लेकिन दोस्तों इस समझौते के बाद से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। और जो केंद्रीय विधायकों में कुल 18% हो गई थी, यानी कि 147 कितना 18% कर दी गई थी। और इन समझौतों से गांधी जी, हरिजन नेता व सरकार तीनों ही सहमत हो गए थे इस समझौते से। यानी कि इस समझौते से गांधी जी भी सहमत हुए और जो हरिजन नेता, और यानी कि यहाँ पे हरिजन के नेता कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी, तो ये इनके बीच और गांधी जी के बीच ये समझौता हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। ये आपके डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भूमंडलीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या होता है। यहाँ पे देखिए भूमंडलीकरण आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया है। इसके लिए उठाए गए कदमों से कच्छ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया है। निर्यातों में वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भूमंडलीकरण या फिर हम कह सकते हैं वैश्वीकरण, दोनों सेम है। तो दोस्तों निर्यातों में वृद्धि भी हो रही है और उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। विदेशी वस्तुएं भारत में आसानी से उपलब्ध होने लगी हैं और रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी भारत ने तमाम सफलताएं अर्जित की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको आर्थिक दृष्टिकोण से क्या मदद हो रही है इसके बारे में यहाँ बताना है। तो दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण का मतलब कि यहाँ पे हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधर रही है इसके बारे में हमें बताना है। और साथ ही साथ पूरे विश्व के सहयोग से किस तरह से हम पूरे विश्व का सहयोग कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारा सहयोग कर रहा है। एक तरह से यहाँ पे किस तरह से हम आयात निर्यात के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं व्यापार हमारा किस तरह से डेवलप हो रहा है, इसके विषय में यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उत्तर के मैदान का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये आपके डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत के उत्तर के मैदान भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत प्रायद्वीप पठार प्रदेश के मध्य लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह विश्व के सबसे उपजाऊ एवं धनी जनसंख्या वाले मैदानों में से एक है। इसका सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण एवं दक्षिण से पूर्व की ओर है और यह मैदान उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम की ओर यह मैदान थार के मरुस्थल से मिल गया है। उत्तर भारत की विशाल मैदान को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहला सिंधु नदी का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से उत्तरी मैदान का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। इसकी उर्वरक दड़ोड़ मिट्टी के कारण यह कृषि संपन्न प्रदेश है। सदावाहिनी नदियों के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में सिंचाई होती है तथा जल परिवहन के योग्य है और इसके समतल एवं कोमल शैलों में से बने होने के कारण यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग सघन रूप से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्योंकि जो उत्तर भारत है ये समतल मैदान है तो जिसकी वजह से कोमल शैल यहाँ पे मिलते हैं और साथ ही साथ सड़क और रेल परिवहन सघन रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सड़कें और रेल मार्ग बनाना आसान है और इससे कहीं ना कहीं आयात निर्यात में भी आसानी रहती है। और दोस्तों चूँकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि संपन्न प्रदेश भी माना जाता है जिसकी वजह से। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे नंबर 14, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं जीवित कमाने से प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता है। तो वो होती है बेरोजगारी, जहाँ पे व्यक्ति की इच्छा होती है कार्य करने की लेकिन वहाँ पे उसे कार्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसी दशा को बेरोजगारी कहते हैं जिसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा भी रखता हो प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता है।
तो दोस्तों ये होती है बेरोजगारी। और दोस्तों बेरोजगारी को दूर करने के उपाय भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए और शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। और दूसरा है यहाँ पे रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाए तथा छात्रों को विभिन्न प्रकार के रोजगार का ज्ञान कराया जाए। और यहाँ पे देखिए तीसरा है निर्माण कार्यों में वृद्धि एवं यातायात, जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि सेवाओं का विस्तार किया जाए। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 है किसानों को उन्नत जात के बीज, फसल रक्षक दवाइयाँ देकर सघन कृषि में एक से अधिक फसलें बोने की सुविधाएं देकर सघन कृषि हेतु प्रोत्साहित कर मौसमी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे कारण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे उपाय हैं बेरोजगारी को दूर करने के। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है। ये आपके डीएलएड 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जिसमें जानवरों को रखा जाता है और इसमें पर्यटन को आने की अनुमति होती है। यह पूरी तरह से स्थानीय सरकार द्वारा संचालित होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसमें पर्यटन करने की अनुमति होती है। और अभयारण्य क्या होता है, यह एक तरह से वन संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें वन्य जीवों को घूमने फिरने की आज़ादी होती है और इसका उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी, वन संपदा को संरक्षित करना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पे पर्यटकों को जाने की सुविधा होती है और जो अभयारण्य होते हैं इसमें जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित रखने के लिए अभयारण्य बनाया जाता है, जहाँ पर उनके रहने और एक तरह से उनके लिए सारी दशाएं अनुकूल हो ऐसी व्यवस्था रहती है। और इसमें इसका जो उद्देश्य होता है वो जीव जंतु, पक्षी, वन संपदा को संरक्षित करना होता है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है वनों से हमें क्या क्या लाभ है। तो वनों से लाभ, वनों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं। वनों से अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए वनों से अनेक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी मिलती है। और दूसरा है वनों से चमड़ा रंगने का पदार्थ, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लाख, गोल आदि पदार्थ मिलते हैं जिससे अनेक उद्योग चलते हैं। और तीसरा यहाँ पे लकड़ी चीरने, फर्नीचर पदार्थ, वनोपज एकत्रित करने के व्यवसाय वनों पर आधारित होते हैं। दोस्तों वनों के ठेके देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लाभ है यहाँ पे। और वनों में पशुचारण भी होता है और वनों से राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों अप्रत्यक्ष लाभ। ये सब तो हमें प्रत्यक्ष लाभ हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं। वन जलवायु के नियंत्रक हैं और वनों से आर्द्रता बनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए वन जो है जलवायु के नियंत्रक होते हैं, यानी कि उसको नियंत्रण में रखते हैं और इससे जो है आर्द्रता वो बनी रहती है। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 है वनों का योगदान बाढ़ों को रोकने में भी होता है, यानी कि जो वन होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी के कटान को रोकते हैं जिससे कि बाढ़ नुकसान कम पहुँचाती है। और यहाँ पे देखिए नंबर 3 है वन मृदा अपरदन रोकने में भी महत्वपूर्ण साधन है। और नंबर 4 है वन भौम स्तर, जल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक हैं। भौम यानी कि भूमि के अंदर जो जल स्तर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो जल स्तर भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए नंबर 5 है वनों की पत्तियों के सड़ गल जाने पर मिट्टी में मिलने पर जीवांश की अधिकता बढ़ती है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। और वन प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों जो वन होते हैं वो प्राकृतिक सुंदरता में भी वृद्धि करते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 7 है वन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से, ये आपके डीएलएड 2019 में पूछा गया। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी है नोट्स में। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद जिसके विषय में हम लोगों ने अभी पढ़ा, और यहाँ पे देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और चौथा यहाँ पे प्रन्यास परिषद, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सबके विषय में थोड़ा थोड़ा। महासभा के विषय में जानते हैं।
महासभा, इसमें सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों के जो भी सदस्य देश हैं, यानी कि जो भी देश इस महासभा में शामिल हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? यहाँ पे महासभा को कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा सुरक्षा परिषद, यह एक प्रकार से कार्यपालिका, इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के विषय में अभी हमने पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे तीसरा देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 4 है प्रन्यास परिषद। इस परिषद ने प्रन्यास पद्धति को ग्रहण किया और इसके लिए संचालन हेतु प्रन्यास समिति का निर्माण किया गया। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग में की गई, जिसे न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हालैंड के हेग में हुई थी, जो अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नंबर 6 है यहाँ पे सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष हेतु होता है और महासचिव को दोबारा भी नियुक्ति किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता। अभी जल्दी आपका पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा था, और साथ ही साथ आपके टेट, सुपर टेट, हर एक लगभग वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थापित है। तो ये आपके नीदरलैंड के हेग में है। पहले इसको हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। तो आगे चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है जलवायु तथा मौसम की परिभाषा लिखिए। मौसम से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिए हम लोग मौसम के विषय में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जलवायु के विषय में जानना है। इसके पहले हम लोग अभी मौसम के विषय में पढ़े हैं, जो कि मौसम जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, बहुत ही जल्दी परिवर्तित होता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जलवायु के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में एक दीर्घ अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है, जबकि किसी स्थान पर निश्चित समय तक जाने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय पर जो भी मौसमी दशाएं पाई जाती हैं वही क्या होती हैं? जलवायु होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार मौसम। दोस्तों मौसम और जलवायु जब आप दोनों का डिफरेंस समझेंगे तो आपको इसका अर्थ समझने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका अर्थ समझने में सबसे पहले देखिए हमने समझा जो जलवायु है वो एक निश्चित समय तक रहती है किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे। किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, वायु दिशा, वायु गति एवं नमी आदि आते हैं। तो वायुमंडल की अल्पकालिक स्थितियों को मौसम कहा जाता है। वर्ष भर के औसत मौसम से जलवायु निर्धारित होती है। यानी कि यहाँ पे जो औसत मौसम होता है उसी के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। और जो मौसम होता है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो जलवायु होती है वो लंबे समय के लिए होती है मौसम की अपेक्षा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए। यह आपके देखिए 2018-2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए, इसके विषय में हम जानेंगे। इसमें देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, इसमें पहला प्रयास है 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया और भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना है। नंबर 2 है बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ही प्रयास था, हर किसी का अपने अपने स्तर से और अपने अपने क्षेत्रों से। तो यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो मुंडाओं का विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उसको शीघ्र ही दबा दिया जाता है
और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है, महाराष्ट्र में 1879 में वसुदेव बलवंत बुड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया था। और नंबर 4 है यहाँ पे, सन 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया था। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों का विरोध नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी थी। लोग अपने अपने स्तर से ही विद्रोह कर रहे थे। एक साथ विद्रोह ना होने की वजह से अंग्रेजों को मौका मिल जाता था विद्रोह को दबाने का। तो अगर यही विद्रोह एक साथ होते तो अंग्रेज भी बौखला जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि हम कैसे इन सब का सामना करें, और कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल होता वो टूटता और वो भारत से तभी जाने का निश्चय कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह हुए वो अलग अलग समय पर हुए, जिससे अंग्रेजों को संभलने का मौका मिला और वो भारत पर आगे भी शासन करते रहे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में प्रार्थना समाज के विषय में लिखिए। ये आपके 2018 में पूछा गया। अब आज यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के विषय में। तो दोस्तों भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है ये, और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने 31 मार्च 1867 को की थी। और दोस्तों ये भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए ये स्थापित एक समुदाय था प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज के मुख्य नियम क्या थे कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है, ईश्वर को आराधना से ही संसार में और इस संसार से जानने के बाद सुख प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रार्थना समाज के मुख्य नियम क्या थे कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता, यानी कि ईश्वर को सर्वोपरि माना गया और ईश्वर की आराधना के साथ साथ इस संसार में और इस संसार के जाने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि ईश्वर की आराधना के साथ ही हम इस संसार में भी सुख पाते हैं और इस संसार से जाने के बाद भी सुख पाते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्य क्या है प्रार्थना समाज के, तो जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, अन्य हिंदू कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन करना, ये प्रार्थना समाज के कार्य हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। बंग भंग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, बारदौली सत्याग्रह। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं बंग भंग। तो दोस्तों उन दिनों बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा था, उसमें पूरा बंगाल जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हैं। तो ये बंग भंग का मतलब है बंगाल का विभाजन से है दोस्तों, जिसमें उस समय का जो बंगाल था वो काफ़ी बड़ा था। जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है इसको मिला करके बंगाल था। तो बिहार तथा उड़ीसा जिसमें सम्मिलित थे, और इतने बड़े प्रांत के शासन में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इसमें संदेह नहीं। और उधर असम का प्रांत बहुत छोटा था, इसलिए बंगाल के आकार को कम करने के सुझाव पहले से भी दिए जा चुके थे, किंतु उस समय उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा सबसे पहले दिसंबर 1903 में की गई थी। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी और 16 अक्टूबर को उसे लागू भी कर दिया गया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा कब की गई, तो आपको लिखना होगा 19 जुलाई 1905 को, और लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था। योजना के अनुसार बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया और पूर्वी बंगाल तथा असम नाम के एक नए प्रांत का निर्माण किया गया, जिसमें असम के अतिरिक्त पूर्वी बंगाल को बड़ा क्षेत्र जिसमें चिटगांव, ढाका तथा राजशाही मंडल, हिल, टिपरा तथा मालदा सम्मिलित थे। इसकी राजधानी ढाका निश्चित की गई। यहाँ पे देखेंगे बंगाल नाम का एक प्रांत बना रहा और इसमें बिहार तथा उड़ीसा पूर्वज सम्मिलित रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एक क्षेत्र था जिसमें असम और दूसरे क्षेत्र में क्या था, बिहार और उड़ीसा, तो और कलकत्ता उसकी राजधानी बनी। तो एक की राजधानी क्या बना, एक की राजधानी बना ढाका और दूसरे की राजधानी क्या बना, कलकत्ता बना।
इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसमें 2 राजधानियां बनी, पहली राजधानी ढाका और दूसरी कलकत्ता बनाई गई। कलकत्ता में उड़ीसा और बिहार सम्मिलित थे और उधर बांग्लादेश और पूर्वी बंगाल, ये जिसके अंतर्गत चिटगांव, ढाका, राजशाही मंडल और हिल टिपरा और मालदा ये सारे सम्मिलित थे। तो यहाँ पे आपको इतना समझना है कि जो बंगाल का विभाजन है वो उसका जो प्रस्ताव रखा गया था, औपचारिक जो घोषणा की गई थी वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर को उसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, यानी कि 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया। ये आपको याद रखना, बंगाल 2 भागों में विभक्त हो गया उस समय का जो बंगाल था। अब यहाँ पर हम देखेंगे चौरी चौरा कांड। दोस्तों चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे और इस घटना को ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसी घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चूँकि दोस्तों यहाँ पर जो आंदोलन था वो हिंसात्मक हो चुका था, यानी कि जहाँ पर लोग एक दूसरे की जान, चाहे वो हमारे भारतीय हो या अंग्रेज हो, अंग्रेज तो पहले से ही भारतीयों को नुकसान पहुँचा रहे थे, लेकिन जो भारतीय थे वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन जब भारतीय क्रांतिकारियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं गांधी जी का हृदय व्यथित हो गया और उसकी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों स्वाधीनता संग्राम के समय 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यह आंदोलन गुजरात राज्य में हुआ था और इस आंदोलन के सफल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप आपको यही पढ़ना है कि बारदोली आंदोलन जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और ये आंदोलन जो हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था और इसी आंदोलन के सफल होने के परिणाम स्वरूप ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी कि इसके पहले इनके नाम के आगे सरदार नहीं लगता था, लेकिन जब इन्होंने इस आंदोलन को अपने कर्मों के माध्यम से सफल बनाया तो वहाँ पर इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। यह आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आंदोलन का मूल्यांकन एवं महत्व। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों व देशभक्तों ने भाग लिया। यह आंदोलन छुटपुट रूप में 1945 तक चलता रहा। आंदोलन द्वारा तुरंत भारतीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, तथापि उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार यह भली भांति समझ गई कि भारत में जन जागृति हो चुकी है और ब्रिटिश सरकार की संपूर्ण शक्ति के आधार पर ही भारत को अधिक समय तक पराधीन बनाए नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में लिखा गया कि अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और उसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के वेस्टिल के पतन, सोवियत रूस की अक्टूबर की क्रांति से की जा सकती है। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन विश्वास तथा गरिमा की सूचक थी। यही कारण है कि यहाँ पे देखिए यही कारण है कि जेल से मुक्त होने पर नेताओं ने देशवासियों की उनके जेल में होने पर आंदोलन को चलाने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ पे देखिए गांधी जी ने कहा, मैं कांग्रेस के विद्रोह को स्थगित नहीं कर सकता जो पूर्णतः अहिंसात्मक है। मुझे इस पर गर्व है कि मुझे सुधार नहीं करना क्योंकि मुझे किसी दोष का आभास नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा कि सन 1942 ईस्वी में जो कुछ हुआ उस पर मुझे निसंकोच गर्व है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता जिन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन ने भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में एक और शानदार अध्याय जोड़ दिया। सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसे पिछले 3 वर्षों में हुआ, जिसे
जिस उत्साह से लोगों ने कार्य किया उस पर हमें गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी भारत छोड़ो की मांग पर जो अटल है ही, उसे एशिया छोड़ो की मांग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अलग अलग लोगों के अपने अपने स्टेटमेंट भी हम लोगों ने जाने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।